नमस्कार दर्शकों, डॉक्टर स्पीक कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ पूजा प्रमाणिक। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस वो दिन है जब पूरा विश्व योग के प्राचीन स्वास्थ्य पद्धति का जश्न मनाने के लिए साथ आती है। इस वर्ष 21 जून को स्वयं और समाज के लिए योग थीम के साथ पूरा विश्व योग दिवस मनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो जहां पूरा विश्व योग साधना से स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देगा, वहीं चलिए हम भी हमारे इस प्राचीन संस्कृति के विषय में कुछ बातें जानते हैं। तो आज हमें योग के विषय में बताने के लिए और अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ उपस्थित है डॉक्टर नंदिनी। आप मेडिकल ऑफिसर योगा एंड नेचुरोपैथी है और वर्तमान समय में आयुष अस्पताल में कार्यरत है। नमस्कार मैम, आपका हमारे आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो दर्शकों, कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम है और आज हम योग के विषय में बात करने वाले हैं और साथ ही साथ हमारा स्पेशल फोकस होगा कि हम किस तरह से योग से विमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट कर सकते हैं। तो अगर आपको इस विषय से संबंधित कोई भी बात जाननी हो, कोई प्रश्न हो, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। तो चलिए अब चर्चा को शुरू करते हैं। तो डॉक्टर नंदिनी, सबसे पहले तो दो बातें जानना चाहेंगे। सबसे पहला तो ये है कि अक्सर जब हम योग की बात करते हैं तो लोग योग से योग आसन समझ लेते हैं। तो हमें बताइए कि योग का अर्थ क्या है? जैसा योग है वैसा उसका बहुत ज़्यादा परिभाषा है। तो हर लिखित और लिटरेचर के अनुसार उसका परिभाषा बदलते जाता है। बट जैसा कॉमनली पतंजलि योग सूत्र में कहा है कि योग का मतलब होता है जुड़ना। जैसे हम शारीरिक और मानसिक रूप से हमें जोड़ के रखना ही योग है। हम अपना शारीरिक रूप से अपने परमात्मा से जुड़े रहते हैं, इसे ही योग कहते हैं। बट और वैसे ही उसे हमारा जो योग का बेसिक होता है अष्टांग योग, जिसके अष्टलंग अंग होते हैं, वही योग कहलाता है। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने डिसिप्लिनरी एक्टिविटीज़ जो भी हमें योग के बारे में जानते हैं वो सीख लेना है। अपने आप को डिसिप्लिन में कल्टीवेट करना ही योग है। जैसे किसी चीज़ को चोरी नहीं करना, किसी को लेके हमें लालच नहीं होना, हम खुश रहना सीख लेना, ये हमारे वातावरण को साफ रखना, ये भी योग का इनिशियल स्टेज है जिसे हमें अपने आप में कल्टीवेट करना है। उसके बाद ही बहुत सारे अन्य स्टेप आता है, जैसे कि आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो वो स्टेज तक हमें पहुंचने के लिए ये सिंपल डिसिप्लिनरी चीज़ों को हमें कल्टीवेट करना ज़रूरी है। तो ये योग जो कहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आसन से ही वो सीमित है। योग एक बहुत बड़ा जीवन शैली है, तो उसको हमें रोज़ाना में हमें अपनाना ज़रूरी है और तभी हमारा ओवरऑल पर्सनालिटी बिल्डअप हो सकता है। जी, तो डॉक्टर नंदिनी, हम कह सकते हैं कि जो आसन की बात होती है वो योग का एक पार्ट है, एक अंग है, हिस्सा है, और योग माने एक होलिस्टिक डेवलपमेंट को हम कह सकते हैं। जरूर जी। और जो दूसरी बात हम जानना चाहेंगे कि सही मायनों में अगर हम समझें तो विमेन एम्पावरमेंट या महिला सशक्तिकरण का अर्थ क्या होगा? वुमेन एम्पावरमेंट जो शब्द होता है उसका मतलब है कि पावर या उनको कोई भी जगह का पावर देना। बट योग से ये कैसा जुड़ा है, जैसे कि ये साल में हम लोग 100 डेज लॉकडाउन ऑल ओवर इंडिया जब मना रहे थे, तो इसका मेन थीम ही था कि योगा फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। इतना दिन के लिए हमने ये टॉपिक में मनाया। इसका मतलब है कि हम लोग के घर में जो भी महिला है, वो चाहे बेटी हो या माँ हो या पत्नी हो या बहन हो, बहुत सारे रूप में होती है हमारे घर में महिलाएं, वो सभी को एक तरीके से एक पावर दे। पावर देने का मतलब ये नहीं कि वो फ्रीडम हो जाए या उनको फाइनेंशियली कुछ दे दे। पावर देने का मतलब है कि उनको किसी चीज़ में बढ़ावा देना, सेल्फ कॉन्फिडेंस मोटिवेट करना, उनको एजुकेट करना, वो सभी योग के रूप में, जाके वो बाहर में भी खुश रहना सके, हर सिचुएशन को वो टैकल कर सके, अपने आप को जिम्मेदार बना सके, सोसाइटी के लिए वो कितने मददगार रहेगी, ये सब ओवरऑल पर्सनालिटी में उनको कितना हेल्प करेगा, ये सब का ही महत्व लेके और थीम को लेके हमने पहले योगा फॉर ह्यूमन एम्पावरमेंट को बढ़ावा दिया है। और ये ज़रूरी भी है क्योंकि लोग बहुत जगह में से सोचने लग जाते हैं कि हम बहुत काम नहीं कर पाते हैं या हमसे नहीं होगा, ये हमारे बस का बात नहीं है। तो ये सब जो डीमोटिवेशन बातें हैं वुमेन
के लेवल में या इनइक्वालिटी कहीं में अगर उनको महसूस करता है, लगता है उनको कि वो इक्वली नहीं उन्हें ट्रीटमेंट किया जाता है, ये सब चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए उनको भी सोसाइटी लेवल में आगे रखते हुए वो ओवरऑल सब कुछ को हैंडल कर सकती है। इसीलिए योगा फॉर वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा दिया है ताकि वो हर रूप से अपने आप को आगे में रख सकते हो और एम्पावर और पावर के साथ। पावर के मतलब यही नहीं कि आप फिजिकल रूप में आपको कोई पावर दे दिया हो या आप बहुत स्ट्रांग फील करें, और इवन मेंटल लेवल में वो कैसे अपने आप को स्ट्रांग फील करती है, या मतलब कोई भी कार्य उनको अगर सौंपा जाता है तो वो कितनी कॉन्फिडेंट लेवल में लेके आके उसको रिप्रेजेंट करती है, अपने आप को अंदर ही अंदर में कितना खुश रखने की कोशिश करती है, और वातावरण जो भी उनके फैमिली मेंबर्स हो गए या उनसे जुड़े जो भी लोग हो गए उनको भी कितना संभल के चलती है, हेल्दी वे में उनको कितना हेल्प कर पाती है, और खुद भी अपने आप को नर्स या डॉक्टर घर में नहीं देख पाते बट फिर भी घर वालों का ध्यान रखती है। सो ओवरऑल वो कितनी बेस्ट है और सोसाइटी के लिए वो एक एग्जाम्पल रूप में रहे, वो उसमें योगा का क्या रोल है यही हम इतना साल दिनों से दिखाना चाहते हैं। जी, तो महिला सशक्तिकरण के लिए योग के इस विषय पर हम आगे और चर्चा करेंगे, आपसे और बातें जानेंगे। उससे पहले हम ये भी समझना चाहेंगे कि जो इस वर्ष का 2024 का थीम है कि स्वयं और समाज के लिए योग, इसका मतलब क्या है और किस उद्देश्य के साथ इस थीम को रखा गया है? ये हमारा 10वीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। हम अब 2015 से ये दिवस को मना रहे हैं, तो हमारे लिए ये साल बहुत स्पेशल भी है। और ये साल की जो थीम है स्वयं और समाज के लिए योग। अफ्रीकन प्रोवर्ब एक है जिसमें कहा जाता है अगर आप अपने फैमिली में अगर एक वुमेन को पढ़ाते हैं तो इसका मतलब है कि पूरा परिवार पढ़ जाता है, उसके वजह से पूरा नेशन पढ़ता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अपने फैमिली में जो वुमेन है उनको बढ़ावा दीजिए, उनको एजुकेट करना इन द सेंस नॉट ओनली इन द फॉर्म ऑफ बुक्स बट हर रूप में उनको चीज़ों के बारे में जानकारी देना और उनको आगे रखना जिम्मेदारियों में भी। तो वैसे ये जो हमारा ये साल का थीम है वो भी हमारी चीज़ को आगे देता है। जब हम अपने आप में योगा करेंगे और स्वस्थ रखेंगे, अपने आप को खुश रखना सीख लेंगे, किसी चीज़ से हम सभी चीज़ से हमें डिटैचमेंट होने लग जाएगा, तो हम हर इंडिविजुअल, ये सिर्फ एक इंडिविजुअल करेंगे या एक दिन के लिए करते हैं वैसा नहीं है। तो एज ए इंडिविजुअल घर के सब हिस्से करेंगे तो एक फैमिली फुल करने लग जाएगा, तो एक लोकेलिटी करने लग जाएगा, ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते फुल कम्युनिटी करने लग जाएगा और पूरा सोसाइटी उसको फॉलो करने लग जाएगा। तो सारी सोसाइटी अगर हैप्पी लगने लग जाएंगे, सब चीज़ों में खुशियाँ बंटने लग जाएगी। तो यही हमारा मेन थीम है कि इंडिविजुअल के साथ ही सब कुछ बने रहता है। जैसे हम बोलते हैं यूथ से सब कुछ जुड़ा रहता है कि यूथ इंडिया के बहुत इंपॉर्टेंट। एज ए इंडिविजुअल आप पहले करना शुरू करिए, उसको फॉलो करिए। एज अ फैमिली आपको बहुत जन फॉलो करेंगे, फिर लोकेलिटी उसको फॉलो करिए। इट इज़ अ चेन सिस्टम ताकि सभी को, ये सोसाइटी को एक उदाहरण बन के हम जी नहीं सकते। जी, तो काफ़ी सुंदर परिभाषा है कि स्वयं से शुरू करेंगे तो फिर पूरा समाज करने लग जाएगा। तो डॉक्टर नंदिनी, जैसे कि हम जानते हैं 21 जून को हम विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं, तो इस दिन को हम ये भी जानते हैं कि जो 21 जून होता है ये साल का सबसे लंबा दिन होता है, तो ये दिन अपने आप में भी एक खास दिन हो जाता है। जरूर। तो इसी दिन में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की क्या वजह है? जैसे कि पहले ही आपने रीज़न बताया है कि ये सबसे बड़े दिन होते हैं पूरे साल के, और हमारे मिनिस्ट्री ने इसको इसी दिन चूज करने के लिए इसे कहा है क्योंकि जो सबसे बड़ा दिन होता है तो वो पूरे दिन आप अच्छे कार्य को डेडिकेट करें। पूरा योग का मतलब ये नहीं कि आप सुबह उठ के व्यायाम करते हैं या कुछ अपने लिए डेडिकेट करते हैं। तो थ्रू आउट द डे, मैंने जैसे बोला कि डिसिप्लिनरी एक्टिविटी भी योग का एक हिस्सा ही होता है। तो पूरा जो दिन आप अपने लिए जिस सेवा करेंगे या जो भी एक्टिविटी करेंगे उसमें कोई भी चीज़ का सेल्फिश नहीं होना चाहिए, किसी चीज़ को लेके लालच ना होना चाहिए। जो भी कार्य करेंगे उसमें किसी में अपना लाभ देखने के बारे में ना सोचे। तो वैसे चीज़ों के लिए किसी को मदद कर ले जो आपसे हो सकता है, किसी को आप अपने लेवल में मदद कर सकते हैं। तो ये सारे दिन आप अच्छे कार्य करते हुए ये दिन बिताए, इसका मतलब वही है। इसीलिए ये दिन सबसे लंबी दिनों के लिए चुन के हमने इसमें अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाने के लिए सोचा है। जी,
तो डॉक्टर नंदिनी, जैसे आपने बड़ी अहम बात हमें बताई कि जो योग है इसकी कोई छोटी मोटी भूमिका नहीं है एक महिला के जीवन में उसे सशक्त बनाने में, इसका बहुत ही सीधा और बहुत अहम भूमिका है। क्योंकि जब हम सशक्तिकरण की बात करते हैं तो एक महिला तब तक सशक्त नहीं हो सकती जब तक वो हर तरह से, जैसे शारीरिक हो, मानसिक हो, सामाजिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक, हर रूप से वो सशक्त ना हो, स्वस्थ ना हो। और इन सब को संतुलित करने में योग की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो इसी बात को हम आगे लेते चलेंगे और हम आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि हर एक महिला के जीवन के जो हर एक वर्ग में योग की किस प्रकार की भूमिका होती है और उसकी कैसे फायदे होते हैं। तो पहला तो हम जानना चाहेंगे कि जो एडोलेसेंट महिलाएं होती है, जो किशोरावस्था के जो बच्चे होते हैं, उनमें कई तरह की चेंजेस होती है और साथ ही साथ कई तरह की आजकल तो समस्याएं भी दिखने लगी है। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं PCOS एक समस्या है, काफ़ी बच्चों में अब दिख रही है, और पीरियड्स की भी प्रॉब्लम आदि होती रहती है। तो इन सारी चीज़ों को टैकल करने में योग की कैसी भूमिका हो सकती है? जैसे कि हम बच्चे को भी बोलते हैं कि आप अपने जो फिजिकल एक्टिविटी में योग का जो रूप होता है उसको आसन और प्राणायाम, प्रत्याहार और ये चीज़ों को आप छोटे लेवल में शुरू कर दीजिए। मतलब अगर आपको 6 उम्र हो गया या 5 उम्र हो गया तब से आप सिखाने की कोशिश करिए। जैसे हम लोग घर में भी सिखाते हैं बच्चे को कि डिसिप्लिनरी एक्टिविटी, साथ ही साथ में आसन भी करवाने की कोशिश करिए और ओवरऑल बच्चे को एक बिल्डअप रखिए कि ताकि जो भी कार्य करे उसमें वो किसी चीज़ के बारे में भूले नहीं या ध्यान पूर्वक करे, ये सब उसमें बिल्डअप हो जाएगा। ये जो हम अभी एडोलेसेंस के बारे में बात करते हैं, ये एज बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि ये एक डेवलपमेंटल एज होता है सारे जेंट्स हो या लेडीज हो सबको। तो 10 इयर्स से लेके जब 19 उम्र तक का एज में बहुत डेवलपमेंट हमारी बॉडीज में या मेंटल रूप में भी बहुत सारे चेंजेस हमें देखते हैं। जैसे कि आपने कहा PCOS है या मतलब पिंपल्स आ गए हैं, ये फेशियल हेयर ग्रोथ हो गए हैं, ऐसे चेंजेस भी हम हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से देखते हैं। ये खास करके PCOS या बाकी रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होता है वो होता है हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ही होता है। और बहुत सारे टाइम पे हो जाता है स्ट्रेस इन फैक्टर हो जाता है कि घर में किसी बात को लेके प्रॉब्लम हो जाना या फाइनेंशियल स्टेटस किसी का ठीक नहीं रहना, सब बहुत सारी चीज़ों में जब स्ट्रेस लेवल बढ़ जाती है तब भी हमारे हार्मोन लेवल्स आगे पीछे हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे मूड स्विंग्स हो सकते हैं या मतलब पिंपल्स आ सकते हैं या इरेगुलर पीरियड्स हो सकता है। तो ये योग यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंट रोल देता है कि यहीं पे जो भी प्रॉब्लम है उसको आपको ठीक करना है, क्योंकि अगर आप यहीं पे इरेगुलर पीरियड्स को ठीक नहीं कर पाएंगे, बाकी रिलेटेड प्रॉब्लम को सही नहीं कर पाएंगे, तो जाते जाते ये चीज़ आप लेके जा रहे हैं जो नेक्स्ट स्टेज में आप जो टीन्स वाला एज को जो आप पार करेंगे तो ये इसको आप साथ में लेके जा रहे हैं। तो ये ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट, फॉर एग्जांपल ये टाइम पे आपको बहुत सारे एग्जाम्स लिखने पड़ते हैं तो चीज़ों को याद रखने की शक्ति हो जाए या जो भी कार्य करे उसको ध्यानपूर्वक करे। और अपने ग्रोथ फैक्टर में बहुत लोग शॉर्ट हो जाते हैं या ओबेस भी हो जाते हैं, तो अपना बॉडी का बैलेंस बना के रख अपने BMI के अनुसार अपना हाइट और वेट को मेंटेन करके रखे। ये सब हेयर ग्रोथ, फेशियल हेयर ग्रोथ ना करे या हेयर ग्रोथ अच्छा से रखे। ये ओवरऑल पर्सनालिटी मेकअप करने में आपको योग बहुत योगदान देगा। और इवन इसके साथ साथ हमें पोषण का भी बहुत ज़्यादा अन्य चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि पौष्टिक आहार का सेवन करना चाहिए। पानी का सेवन हम कितना माध्यम में करते हैं, बहुत ज़्यादा पौष्टिक आहार में हम अच्छे चीज़ जैसे नट्स हो गया या फल हो गया उसका सेवन करना हम छोड़ देते हैं, तो उसको भी हम इसके साथ जोड़ के अगर लेके जाते हैं तो ये PCOS या अन्य हार्मोन रिलेटेड इश्यूज जो है वो खत्म हो सकता है। जी, तो डॉक्टर नंदिनी, हम समझते हैं कि कहीं ना कहीं जो PCOS आदि है इसे लाइफस्टाइल प्रॉब्लम भी कहते हैं। तो अगर जैसे आप कह रही है कि अगर हमारे लाइफस्टाइल में हम योग को इन्वॉल्व कर ले, इंक्लूड करें, तो कहीं ना कहीं वो डिसिप्लिन से जो है हम खुद को इस तरह के सिचुएशन से बहुत ही अर्ली स्टेज से ही बचा सकते हैं। योग एक जीवन शैली ही है, ऐसे ही लेके हमें चलना है, क्योंकि जैसा हम अपना लाइफस्टाइल बदलते हैं अन्य चीज उसके साथ साथ हमें बदलते हुए दिखाई देगा, जिससे हम अंदर ही अंदर प्रश्न या खुश महसूस करेंगे। जी,
तो डॉक्टर नंदिनी, इसके बाद जो है अगला स्तर या अगला पड़ाव जिसके बारे में हम बात करना चाहेंगे वो है कि जब एक महिला गर्भवती होती है तो उस समय जैसे आपने कहा कि मूड स्विंग्स या फिर स्ट्रेस आदि की बहुत समस्या होती है, तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत फ्रीक्वेंट हो जाती है एक प्रेग्नेंट वुमेन में। तो इन सारी चीज़ों को भी योग किस तरह से नियंत्रण में रख सकता है? और साथ ही साथ अभी जो है हम देखते हैं कि एक जो समस्या अभी काफ़ी उभर कर आ रही है जिसे पोस्टपार्टम डिप्रेशन या पोस्ट प्रेगनेंसी डिप्रेशन भी कहती है, तो इन सारी स्थिति से भी योग एक महिला को किस तरह बचा सकता है? ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी हम पहले बात करेंगे। ये प्रेगनेंसी के दौरान जो भी हार्मोनल चेंजेस होता है वो हमारी बॉडी ग्रोथ की वजह से होता है। प्रोस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन का जो हाई लेवल होता है इसमें उतना ज़्यादा हमें प्रॉब्लम्स नहीं आती है, बट हमारे बॉडी चेंजेस होता है और साथ ही साथ में बेबी का ग्रोथ रहता है। बट पोस्ट में जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसमें क्या हो जाता है, और ये जो प्रेगनेंसी के दौरान हम हमेशा देखते हैं कि हमारा वेट एक्सेसिव ग्रोथ हो जाता है, तो उसमें हम, और नॉर्मल डिलीवरी के लिए हम इतना प्रमोट नहीं कर पाते हैं उस टाइम में, तो उसमें आपको योगा बहुत हेल्प करेगा कि आपका फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा देगा, अपना पेल्विक फ्लोर मसल्स को स्ट्रेच करने में और स्ट्रेंथन करने में हेल्प करेगा, ताकि आपका जो डिलीवरी है वो नॉर्मली है, सिजेरियन को हम अवॉइड कर सकते हैं। और थ्रू आउट द प्रेगनेंसी जो बहुत ज़्यादा नींद आना या मतलब अनईजी फील करना या डिस्टर्ब्ड होना, उसको ओवरकम करने में भी आपको योग बहुत ज़्यादा मदद करेगा। पोस्टपार्टम डिप्रेशन बहुत ही ज़्यादा कॉमन है आजकल के, क्योंकि जो भी ब्यूटीनेस जो दिखता है हमें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या बिफोर प्रेगनेंसी, वो आके बाद में थोड़ा सा चेंजेस हो जाता है हमारा बॉडीली, फिजिकली भी और मेंटली में। क्या हो जाता है, हम बहुत स्ट्रेस हो जाते हैं, बेबी सोते वक्त हम नहीं सो पाते, या बेबी हमेशा रोने लगता है, हमारा स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है, हार्मोनल की वजह से स्ट्रेस लेवल या नींद का भी दिक्कत हो जाता है। तो उसमें सबसे बड़ा पॉइंट हम जो ध्यान में रखना है कि जब भी बच्चा सोता है तभी हमें सोना चाहिए, और अगर बच्चा सोता है हमें थोड़ा सा जल्दी भी कुछ काम रखे भी हैं वो काम को जल्दी से निपटाना चाहिए, ताकि स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। और थ्रू आउट वो फर्स्ट 6 मंथ्स हमारे लिए, सबके लिए ही, सब महिलाओं के लिए हार्ड होगा, तो उसको ओवरकम करने के लिए साथ में सोना चाहिए। अपना स्क्रीन टाइम या मोबाइल टाइम को अवॉइड करना चाहिए, कि एक्सेसिव मोबाइल या स्टेटस अपडेट या क्या हो रहा है उसको अवॉइड कर दे, ताकि उस टाइम में हम रेस्ट ले सके या फिजिकली अपने आँखों को आराम दे सकते। फिर बाकी रिलेटेड जो प्रॉब्लम है हार्मोनल प्रॉब्लम्स के लिए प्राणायाम, अनुलोम विलोम, भ्रामरी प्रैक्टिस को कर सकते, ताकि किसी चीज़ को लेके, देखिए हम उस टाइम में कोई एक्टिविटी के लिए नहीं जा सकते, कोई बाहर घूमने जाने के लिए में एक बार सोचेंगे कि बच्चों को लेके जाना है, तो उस तरह चीज़ों में हम प्राणायाम प्रैक्टिस सबको मददगार रहेगा। और कोई भी काम में एंगेज रखने अपने आप को, या बुक्स पढ़ सकते हैं, वैसी चीज़ों आपको एंगेज रखेंगी जो आपको अच्छा लगता है। और म्यूज़िक का भी एक थेरेपी में बहुत बड़ा रोल होता है। तो बहुत टाइम में हमें बहुत सारा गाना अच्छा लगता है, बट इतना बिजी रहते हैं कि हम सुन ही नहीं पाते, तो कुछ भी काम करते हुए हमें गाना भी सुन सकते हैं जो हमें और भी अच्छा मोटिवेट करेगा। तो ओवरऑल इसमें अगर फोकस करते हैं तो वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन जो होता है वो ओवरऑल ठीक हो जाएगा, क्योंकि जो बच्चा रात को नहीं सो पाता है, ये डिप्रेशन होता है, ये बॉडीली चेंजेस होता है, वो इनिशियल स्टेज में ही होता है। ठीक थोड़े दिन के बाद वो ठीक हो जाते हैं। और बॉडीली फिगर जब हम लोग करना चाहते हैं, ये जो वजन बढ़ता है, अगर उसके लिए जो महिला रियली कंसर्न होती है, तो थोड़ा दिन 2-3 महीने के बाद वो अगर वर्कआउट करना शुरू कर दे उसके लिए, तो वो वजन भी ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, ताकि वो जैसे दिखना चाहती थी पहले से, तो वैसे भी दिख सकती है। तो ये एक शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, इसमें भी ओवरकम करने के लिए आसन और प्राणायाम आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। जी, तो डॉक्टर नंदिनी, यहाँ पे आपने बात की वर्कआउट की, तो कई बार हमारा ये मानना होता है कि जो योग आसन होता है वो वर्कआउट नहीं होता है। तो अगर एक महिला इतना समय ना निकाल पाए कि वो जिम जाए या किसी सेंटर में जाए और अपने शरीर पर ध्यान दे, तो क्या वो योग आसन के जरिए ही वर्कआउट का काम कर सकती है या फिर अपने शरीर को फिर से ठीक कर सकती है? डेफिनेटली, कि मतलब आसन, एक्सरसाइज और आसन में बहुत फर्क है, दोनों एक समान नहीं है। जैसे बहुत लोग बोलते हैं, ब्रीथ अवेयरनेस सबसे पहले, जो भी काम हम करते हैं उसी पे ध्यान देते हुए करना, और सांसों का उसमें विचार लेके आना, यही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है योग का। तो वो आसन को कल्टीवेट कर सकती है, खास करके कोई अच्छे योगा इंस्ट्रक्टर के साथ या कोई डॉक्टर के साथ मिलके सीख के फिर वो उसको थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट कर सकती है। बहुत टाइम में ऐसा होता है कि वो योगा इंस्ट्रक्टर उनको नहीं मिलते हैं या उन नहीं मिल पाते,
तो वो अपने टाइम को एंगेज करने के लिए वॉकिंग बेस्ट है, बट उसका भी रूल्स है कि वो कैसा वॉकिंग करती है, शूज प्रेफर करती है कि नहीं करती है, तो ओवरऑल भी वो कर सकती है। जी, तो अब डॉक्टर नंदिनी, अगर हम बात करें कि जब एक महिला 30 की उम्र से 40 के उम्र में कदम रखती है, तो तब ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो अपने स्वास्थ्य का खास ध्यान दे। तो ऐसे में योग के ज़रिए किस तरह से वो अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दे सकती है, इसके बारे में हमें बताएं। 30 उम्र तक हमारा ऐसा होता है कि हम हमेशा अपना करियर, अपना फ्यूचर, हम कमाना है, उसके बारे में फोकस करते हैं। बट 40 उम्र जैसे पार हो जाता है, हमारी बीमारी भी हमारे साथ जुड़ने लग जाते हैं। तो हमें एक चीज़ को अच्छे से सोचना चाहिए, समझना भी चाहिए कि जब हमने ये शरीर को 30-40 उम्र इस्तेमाल किया है, तो ये शरीर का भी अब ध्यान रखना है। रिटायरमेंट चीज हर चीज का होता है, तो ये शरीर का भी एक रिटायरमेंट टाइम होता है, तो उससे पहले उसको हमें इस्तेमाल करने, जितना साल इस्तेमाल करें उसको देखभाल करना चाहिए। इसीलिए योगा इस एटलीस्ट ये पीरियड में इतना साल अगर आपने शुरुआत नहीं भी किया हो, एटलीस्ट ये स्टेज में तो आपको योगा का उपयोग करना, या प्राणायाम सीखना, या फिजिकल एक्टिविटी सीखना, सही चीज़ों का पोषण सही टाइम में लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये इसलिए ज़रूरी है कि इसके बाद आपको जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे उसको आपको नरिश करके रखना है। मतलब जो भी बॉडी लेवल में है, जैसे बहुत साल से हम एक मशीन को यूज़ कर रहे हैं, तो ज़रूर एक पॉइंट ऑफ व्यू में ख़राब हो जाएगा। ये बॉडी भी एक मशीन की तरह ही है, तो आप जैसे उसको अच्छे से पॉलिश करके रखेंगे, जितना उसको आप फिट रखने की कोशिश करेंगे, जितने अच्छे आहार उसको खिलाएंगे, शारीरिक और मानसिक रूप दोनों से ही, तभी वो बॉडी भी हमारे साथ जुड़ा रहेगा, ताकि हम बाकी एंटी एजिंग को क्रॉस करके आ सकते हैं। और अन्य तरीके की जो नई बीमारी या पुरानी बीमारी जुड़ते हैं, या फैमिली के साथ जुड़ा वाला बीमारी हमारे शरीर में आ जाते हैं, उससे भी हम दूर रह सकते हैं। तो 40+ में हर लेडीज कंप्लेन कर देती है, पीरियड्स इरेगुलरिटी, इवन ऑस्टियोपोरोसिस, ऐसे वाले कंप्लेंट को हम ओवरकम करके आ सकते हैं। जी, तो जैसे आपने हमें बताया डॉक्टर कि कई महिलाएं हैं कि जिन्होंने आज तक योग कभी किया ही नहीं है, और अब वो या तो 40 की उम्र में पहुंच चुकी है या फिर वो ओल्ड एज में आ चुकी है। तो अब उनका धारणा ये होता है कि जब अब तक नहीं किया था तो अब भी ये करना संभव नहीं होगा। तो ऐसे में आप उन महिलाओं को क्या कहना चाहेंगे जो ओल्ड एज में है या वृद्धावस्था की महिलाएं हैं? वृद्धावस्था के महिलाओं या पुरुष हो, दोनों में एक कॉमन रहता है डिप्रेशन। बिकॉज जो रिटायरमेंट एज आ जाता है हमारे पास, तो हमेशा से उनको लोनलीनेस, अकेलापन रहना, या किसी चीज़ को जल्दी से बुरा लग जाना, किसी पे डिपेंडेंसी रहना, तो उनके लिए भी योग वो कोई भी स्टेज में शुरू कर सकते हैं। ऐसे नहीं है कि इसके लिए कोई पर्टिकुलर एज है। आफ्टर 5 इयर्स आप कोई भी एज में योग कर सकते हैं। अपने आप को और अपने जो इमोशनल डिसबैलेंस हो जाता है, कोई किसी ने कुछ कह दिया, या मतलब ओल्ड एज में हमें क्या पार करके आना है, वो सब चीज़ों को हेल्प करने में आपको योग बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अपने इमोशन को कंट्रोल करने में, किसी पे भी डिपेंड ना होने के रखने में योग आपको सबसे ज़्यादा मदद करेगा। इवन तो डॉक्टर नंदिनी, हम आपको यहाँ जरा रोकना चाहेंगे, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। जी, हेलो हेलो हेलो। जी मैडम, हम लिटिल अंडमान से, मेरा नाम कमलेश मजुमदार। जो हम ये पूछने चाहता है, जो कौन कौन आसन लेडीज लोग को बिल्कुल नहीं करना, वो करने से है उसका प्रेगनेंसी नहीं तो यूट्रस में प्रॉब्लम आ जाएगा, इसी तरह कौन कौन आसन है वो हम लोग को पता नहीं चलने से अंदर में कुछ करेगा तो बॉडी में कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा, इसीलिए वो बता दीजिए कौन कौन आसन नहीं करना। जी, मयूर आसन एक होता है जो वो हम हर महिलाओं को अवॉइड करने के लिए सलाह देते हैं, ताकि वो प्रैक्टिस में यूट्रस को कोलैप्स होने में दिक्कत आ सकता है। उसके सिवाय सारे आसन कर सकते हैं। बट अगर आप प्रेग्नेंट है तो बहुत सारे आसन उसी के लिए डिजाइंड होता है, मिनिस्ट्री से भी है, जो हम आयुष हॉस्पिटल में सिखाते भी हैं प्रेगनेंसी के लिए। अन्य ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी जब होता है या स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी होता है, वो स्टेज में भी क्या प्रैक्टिस करना है क्योंकि हम सिखाते हैं, वो भी आप सीख सकते हैं। तो मयूर आसन जो है कोई भी महिलाओं को नहीं एडवाइस करते हैं, उसके सिवाय सारे आसन सभी महिलाएं कर सकती हैं। जी, तो जैसे डॉक्टर आपने बताया कि जो प्रेगनेंसी के दौरान भी कुछ आसन होते हैं जो
अच्छा होता है उनके लिए। तो इसके बारे में हमें किस तरह से पता चलेगा, क्योंकि जैसे अभी सर ने बताया कि वो काफ़ी दूर है, वो आयुष अस्पताल तक आकर नहीं पता कर सकते हैं, तो ऐसे में हम इन इन्फॉर्मेशन को कैसे ले सकते हैं? जैसे कि वो रेगुलर विजिट के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पे आते होंगे, तब वो विजिट करके भी ले सकते हैं। इवन और सूक्ष्म व्यायाम प्रैक्टिस या नियर बाई डॉक्टर्स जो हैं वो उनके हॉस्पिटल में सब योगा इंस्ट्रक्टर हैं, वहाँ पे भी जाके वो जाके सीख सकते हैं। कोई भी ट्रेन्ड योगा इंस्ट्रक्टर या डॉक्टर से मिलके वो सीख के ही करना बेस्ट ऑप्शन है। यूट्यूब देख के या मतलब अन्य टीवी एक्टिविटी में देख के प्रैक्टिस करना प्रेग्नेंट लेडी के लिए सही नहीं है। जी, तो क्या ऐसी कोई गवर्नमेंट वेबसाइट है जहाँ पर जाकर हम इन सारी चीज़ों के बारे में जान सकते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष प्रेग्नेंट लेडीज के लिए अलग से एक अलग से प्रोग्राम चलाती है, जो हमारे यूट्यूब चैनल मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की यूट्यूब चैनल में भी जाके आप लोग लर्न कर सकते हैं। जी, तो सर उम्मीद करते हैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। हमसे संपर्क करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैम, जैसे आपने कहा कि योग के कितने फ़ायदे होते हैं, हर एक वर्ग में, हर एक एज में जो है योग की एक अपनी अहमियत होती है, एक अपनी भूमिका होती है, और अब तो योग की जो इम्पोर्टेंस है विश्व स्तर पे भी लोग जानने लगे हैं, समझने लगे हैं। तो ऐसे में योग को और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को पूरे विश्व में और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए भारत और ख़ासकर हमारे यहाँ पे, हमारे द्वीपों में भी इसे प्रमोट करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, कैसे प्रयास हो रहे हैं? पूरे विश्व में या देश में तो हम 100 डेज काउंटडाउन, 100 दिन के काउंटडाउन ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। तो जो हम कर रहे हैं, जहाँ पे सारे डिपार्टमेंट्स और कोस्ट गार्ड्स के सब लोग के साथ मिलके हम इंटरनेशनल योगा डे का जो कॉमन योगा प्रोटोकॉल प्रैक्टिस कर रहे हैं और सिखा भी रहे हैं, ताकि सभी उसको 100 डेज के चैलेंजेस में लेके करें। और हमारे द्वीपों में हम स्पेशल एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं, जो भजन संध्या कर रहे हैं। अभी आने वाले दिनों में हम भजन संध्या करेंगे, फ्लैश मॉब्स करेंगे, ताकि लोगों को योगा के बारे में ज़्यादा जानकारी हो जाए। और हम इवन वुमेन सैनिटरी वर्कर्स को इम्पोर्टेंस देने के लिए रंगोली कंपटीशन भी कंडक्ट करा रहे हैं। ये सब एक्टिविटी हम आगे भी द्वीपों में चालू रखेंगे। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नंदिनी, आपने हमें जो है योग के विषय में इतनी सारी बातें बताई है। तो इसके लिए दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर की पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जाने से पहले हम आपसे एक छोटा सा संदेश भी चाहेंगे, हमारे जो महिलाएं हैं उन्हें सशक्त करने के लिए योग की क्या भूमिका है, इसके बारे में एक छोटा सा संदेश दें। सभी महिलाओं के लिए मुझे यही संदेश रहेगा कि योग को एक दिन के लिए नहीं अपनाइए, योग को एक जीवन शैली बनाइए और हर स्टेज अपने ज़िंदगी के सारे सफ़र में उसको साथ लेते हुए जाइए। आप हमेशा स्वस्थ और खुश महसूस करेंगे। जी, तो इन सारी बातों के लिए दोबारा आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर। धन्यवाद जी। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि आपने आज योग के विषय में काफ़ी बातें जानी होंगी। और वैसे तो योग जो है दोनों वर्ग के लिए ही काफ़ी उपयोगी होता है, काफ़ी प्रभावशाली होता है, लेकिन इस वर्ष जो है, इस बार हम कोशिश कर रहे हैं कि योग से हम किस तरह से महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा दे सकते हैं। क्योंकि जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो वो जब तक महिला शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक या आध्यात्मिक इन सारे रूपों से स्वस्थ ना हो तो हम ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि महिलाएं सही मायनों में सशक्त हो सकती है। तो इसीलिए हम उम्मीद करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप जो ये योग है इसे अपनाएंगे और साथ ही साथ अभी आने वाले 21 जून को जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और साथ ही साथ इस योग को जो है अपने दिनचर्या का भी एक हिस्सा बना लेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ कि इस योग इस उत्सव में आपका जो भागीदारी होगा, आपका पार्टिसिपेशन होगा, ये बहुत पॉजिटिव होगा। इसके साथ हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। ऐसे ही अन्य विषयों के साथ आप हमसे जुड़ सकते हैं और साथ ही साथ आप जो है हमें हमारे अगले एपिसोड्स में देख सकते हैं और आप हमें और हमारे इन कार्यक्रमों को YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा YouTube चैनल है दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर। साथ ही साथ अगर आपको हमारे इस कार्यक्रम से संबंधित या अन्य किसी भी कार्यक्रम से संबंधित कोई भी सुझाव देनी हो तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर, AIR रोड, दिलानीपुर, हैडो पोस्ट 744102।
आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hopddk.portblair@gmail.com। तो अब हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। नमस्कार।